Learn the precise analysis of Bank Nifty and Nifty 50. Stay ahead in the market with Rajiv Kumar. नमस्कार, मैं राजीव कुमार। मैं फिर से एक बार आपके पास वीकली एनालिसिस लेके आया हूँ और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आने वाला वीक है 6 से 10 तारीख तक, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, उसको कैसे अप्रोच करेंगे। क्या एफआई का कैश और डीआई का कैश हमें सपोर्ट कर रहा है? डेरिवेटिव डेटा क्या बोल रहा है? निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का चार्ट क्या बोलते हैं, उसको क्या डेरिवेटिव डेटा सपोर्ट कर रहा है? सेक्टर में कौन सा सेक्टर चल सकता है, और उसके बाद गोल्ड और क्रूड ऑयल, ये सब चीज़ों को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले हम लोग एक बार देखते हैं कि जो हमारा डेरिवेटिव डेटा है वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। डेरिवेटिव डेटा में एफआई का डाटा के पास हम लोग जाते हैं। एफआई का डाटा जो है कैश का, वो कैश का काफ़ी अच्छा दिख रहा है हमें एफआई का डाटा। एक बार थोड़ा सा हम लोग छोटे छोटे लाइन ड्रॉ करके देखने की कोशिश करेंगे। ये रहा कैश का डेटा एफआई का, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। सेलिंग कम हो चुका है और लास्ट ट्रेडिंग डे मतलब कि फ्राइडे में एक बाइंग भी देखने को मिला है। तो सेलिंग कम हो गया एफआई की तरफ से और बाइंग देखने को मिला, तो ये तो पॉजिटिव है हमारे लिए। ये वीकली के लिए है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा ये डेटा है डीआई का डेटा, डीआई का डेटा भी देखिए बाइंग कंटिन्यू हो रहा है अभी। तो कैश में तो बाइंग दोनों तरफ से दिख रहा है, मतलब एक तरफ से अगर सेलिंग बंद हो गया तो उसको तो पॉजिटिव भी लेंगे, और क्या डीआई का तो बाइंग दिख ही रहा है। डेरिवेटिव डेटा क्या बोलता है हमारा? डेरिवेटिव डेटा बोलता ये है कि अभी हमारे पास लास्ट ट्रेडिंग डेज में लगभग 6100 कॉन्ट्रैक्ट का एक शॉर्ट देखने को मिला है, और टोटल कॉन्ट्रैक्ट अभी जो है 2 लाख में 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट के अराउंड हमारे पास है अभी शॉर्ट पोजीशन एफआई का इंडेक्स में। और कॉल साइड में भी शॉर्ट पोजीशन देखने को मिला है 8500 कॉन्ट्रैक्ट का, और पुट में भी शॉर्ट पोजीशन देखने को मिल रहा है लगभग 35,000 कॉन्ट्रैक्ट का। तो नेट नेट ये समझ में आ रहा है हमें कि ऊपर में एक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। ऊपर में जब तक रेंज टूटता नहीं है तब तक कुछ नहीं होता। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि जब हम लोग ये डेटा देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी का, तो ये पता चलेगा कि निफ्टी का तो रेंज टूट चुका है। निफ्टी का रेंज टूट चुका है, लेकिन निफ्टी का रेंज जो टूटा है वो डेली में दिख रहा होगा आपको। वीकली में जो है कि वीकली भी अभी भी रेंज में फंसा हुआ है। ये देख रहे हैं, एक रेंज है ये एक रेंज बना हुआ है, इसमें रेंज में फंसा हुआ है अभी भी मार्केट। इसको टूटना जरूरी है, अगर ये नहीं टूटता तो फिर ये रेंज को कंटिन्यू करता चला जाएगा। ये चीज है, तो रेंज का टूटना जरूरी है। अगर इसको हम लोग थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम ले जाके देखने की कोशिश करें कि निफ्टी कर क्या रहा है, तो निफ्टी में देखिए ट्रिपल टॉप बन रहा है। ये हमारा ये ये देखिए जो एक मैंने नंबर दे के रखा है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है। ये जो नंबर जो देखने को मिल रहा है हमें, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, शायद थोड़ा सा कम विजिबिलिटी आप लोग को मैंने ठीक से दिख नहीं पा रहा होगा। ये देखिए मैंने नंबर दे के रखा है, हाँ ये अब ठीक है। ये ट्रिपल टॉप बना है। ट्रिपल टॉप का मतलब है कि एक बार मार्केट को नीचे आना चाहिए। एक बार ट्रिपल टॉप का ये मतलब है, और ऊपर से सेलिंग भी आ रही है, तो मार्केट को एक बार नीचे आना चाहिए। अब ये नीचे आना चाहिए, डेरिवेटिव डेटा तो बोल रही है कि भाई कॉल में भी ऊपर से शॉर्ट है, नीचे में पुट से भी पुट में भी शॉर्ट देखने को मिल रहा है, और फ्यूचर भी शॉर्ट में है। तो डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से तो ये शॉर्ट देखने को मिल रहा है, और चार्ट में भी ट्रिपल टॉप बन रहा है, तो मुझे भी लग रहा है कि एक बार तो नीचे आना चाहिए। लेकिन नीचे कितना तक आना चाहिए, और इन इस डेरिवेटिव डेटा को कैसे सपोर्ट कर रही है चार्ट, और इसको अगर हम लोग सेंटीमेंट के साथ अलाइन कर देते हैं, सेंटीमेंट एनालिसिस के साथ, तो क्या ये सही दिख रहा है? तो एक बार सेंटीमेंट के साथ अलाइन करने से पहले एक बार डेरिवेटिव डेटा देख लेते हैं निफ्टी का, कि वो निफ्टी बोल क्या रहा है ना। निफ्टी क्या बोल रहा है? निफ्टी का डेटा ये हमें बोल रहा है कि देखिए ये है निफ्टी का डेटा, और कंसोलिडेटेड जो कंबाइंड ओआई है जो आगे 3 महीने का है, उसके हिसाब से ये निफ्टी 24,000, और हाईएस्ट ओवाई 24,500, ये निफ्टी का है। लेकिन चूंकि हम लोग का वीकली का जो डेटा है, डेटा के अकॉर्डिंग
नीचे का जो रेंज है वो 23,800, यहाँ तक हम लोग उम्मीद करके चल रहे हैं। 24,000 में तो पुट का ओआई काफी है, लेकिन यहाँ पर 24,400 पे और 24,500 भी पुट का ओआई काफी देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इसको, इस डेटा को अगर हम लोग पर वीक के हिसाब से देखें तो देखिए ये 7 तारीख का है, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का है। तो ये देखिए यहाँ पर 24,000, 24,300, 24,400, 24,500, ये डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर अभी शॉर्ट बना हुआ है। अब हम लोग उसके आगे चलते हैं सेकेंड वीक में। तो सेकेंड वीक में देखिए सेम सिचुएशन है, 24,300, 400 और 500, 500 पे ऊपर काफी हाईएस्ट ओआई डेटा है। उसके बाद नेक्स्ट वीक 21 तारीख थर्ड वीक में चलते हैं। थर्ड वीक में भी देखने को मिल रहा है कि 24,500 से लेके 24,000 और 24,900, ये हमारा फिर से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ओआई काफी खड़ा हुआ है, शॉर्ट पीरियड काफी हुआ है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं 28 तारीख का, तो 28 तारीख को बहुत क्लियर विजिबल है मंथली एक्सपायरी में कि 24,000 नीचे का, ऊपर का 24,500, ये हमारा रेसिस्टेंस, 24,500 रेसिस्टेंस और नीचे 24,000 का सपोर्ट का काम करेगा। तो एक बार हम लोग ये सब चारों डेटा को अगर कंबाइन कर देते हैं तो बिल्कुल सेम डेटा है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ऊपर में जो डेरिवेटिव डेटा हमें बता रहा है वो बिल्कुल सही है कि ऊपर में 24,500 और नीचे में 24,000, 24,900, 800, मैक्सिमम साइड तक यहाँ तक जा सकते हैं। उसके बाद 24,800 अगर मान लीजिए कि इनकेस पहुंच भी गए, उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट कहाँ जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल तो 24,800, 24,000 से 24,500 ये देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा इसमें बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सा ऐड करते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं इसमें। बैंक निफ्टी का मंथली देखेंगे, चूंकि इसका तो एक्सपायरी नहीं है वीकली, तो इसमें देखेंगे कि देखिए 58,000 पे हाईएस्ट कॉल ओआई खड़ा है और 57,500 से लेकर 97,000 में पुट ओआई खड़ा है। तो हमें 58,000 को क्रॉस करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि मार्केट मंडे को खुले और थोड़ा सा नीचे आ जाए, हो सकता है, लेकिन ये मंडे को पता चलेगा। अब यहाँ पर ये निफ्टी नीचे है, बैंक निफ्टी नीचे है और निफ्टी ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है, लेकिन निफ्टी ब्रेकआउट दे चुका है डेली में आप देखिए, लेकिन ऊपर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो मुझे ये नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा सस्टेन करेगी यहाँ पर निफ्टी। अब थोड़ा सा सेंटीमेंट देख लेते हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या बताता है। सेंटीमेंट के हिसाब से थोड़ा सा इसे मैं, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। सेंटीमेंट के हिसाब से सॉरी, यहाँ सेंटीमेंट है, ये डेली एवरेज है, डेली डेली का है, ये डेली स्विंग है। ये दोनों सेंटीमेंट देखिए, डेली एवरेज स्विंग और डेली स्विंग। एवरेज स्विंग जो है सो ठीक ठाक जगह पे है, लेकिन अगर मार्केट नीचे आते हैं तो एक बार इसे नीचे भी आना चाहिए। और डेली स्विंग जो है तो थोड़ा सा ऊपर रेसिस्टेंस फेस कर रही है, तो इसलिए एक बार इसे भी नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पर भी मेरे को देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पर भी थोड़ा सा ऊपर रेसिस्टेंस फेस करेगा, ये देखने को मिल रहा है। अब इसमें थोड़ा सा मैं कुछ और भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, डेली स्विंग और डेली के बाद पुट माइनस कॉल माइनस पुट ओआई हिस्टोग्राम। एक चीज हमें ध्यान रखिएगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, बड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। ये रेड बार है, ये रेड बार पे फोकस करिएगा, ठीक है। ये मैं 4 रेड बार, थोड़ा सा हिस्ट्री को भी लेके चलता हूँ कि हमारा बैक डेट में क्या हो गया और अभी क्या हो सकता है। तो जब जब ये रेड बार, मार्केट जब ऊपर है और ये जब जब ये रेड बार बना है, तो क्या हुआ, मार्केट को थोड़ा सा नीचे खींचा है, ठीक है। ये डेली का है। तो मार्केट देखिए यहाँ पर क्या है कि एक यहाँ पर ये देखिएगा, ये रेड बार ऊपर मार्केट बना और ये फिर जैसे ही रेड बार बना वो नीचे आ गया। ये कॉल मैंने से हिस्टोग्राम में इसलिए दिखा रहा, ये थोड़ा सा एक टेक्निकल चीज है, मैं इसे बाद में कभी एक्सप्लेन कर दूंगा इसे। फिलहाल इस पे चार ये जो दिखने को मिल रहा है उस पर फोकस कीजिए। ये जो हिस्टोग्राम में एक एक जो रेड बार बना हुआ है, उसके बाद मार्केट नीचे आ गई क्योंकि मार्केट टॉप पे था। उसके बाद यहाँ पर मार्केट बॉटम में था, एक रेड बार बना, फिर मार्केट ऊपर चला गया। मार्केट अभी टॉप में है, एक रेड बार बना, अब उम्मीद है कि मार्केट नीचे आएगा। एक सिंपल, मतलब मैं एक लेमन लैंग्वेज के हिसाब से एक बहुत आसान करके, आसान बोलचाल की भाषा में आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये सिचुएशन अभी बन रहा है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में ये सिचुएशन हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि
अगर मान लेते हैं कि अगर निफ्टी को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाना है, तो इसमें कौन से सेक्टर चलना चाहिए? देखिए, अगर निफ्टी ऊपर चलता है तो फिर बैंकिंग, फाइनेंशियल, रियल्टी ये सब चलते हैं। लेकिन अगर निफ्टी नीचे और मार्केट नीचे जाने को है तो पहले उसमें चलेंगे फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो। ऑटो तो ठीक है, ऑटो का वेटेज है। आईटी आईटी तो यूएस जैसा रिएक्ट करेगा उस तरह से, और एफएमसीजी ये सब डिफेंसिव है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं एफएमसीजी में, सॉरी फार्मा में क्या हो सकता है। तो फार्मा में देखिए, एक बार इसमें इंटरेक्टिव चार्ट में देखते हैं कि फार्मा का क्या सिचुएशन बन रहा है हमारा, वीकली के हिसाब से भी, है ना, और डेली के हिसाब से भी देख लेंगे इसमें। देखिए, ये वीकली के हिसाब से आरएसआई आप देखिए कहाँ है। आरएसआई एकदम टॉप पे है, ये देख रहे हैं, ये आरएसआई एकदम टॉप पे खड़ा हुआ है। और हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट अगर नीचे आएगा तो फार्मा चलेगा। जी नहीं, फार्मा नहीं चलेगा, फार्मा नहीं चलना है। अब ये फार्मा, ये तो डेली का है और अच्छा ब्रेकआउट भी दिया हुआ है, लेकिन फार्मा ऊपर से प्रेशर फील करेगी और उसको नीचे आना पड़ेगा। डेली में भी आरएसआई ऊपर में है, तो एक बार हम लोग ये मान के चले कि फार्मा को रूल आउट करते हैं, फार्मा पे हम लोग बिड नहीं लेंगे नेक्स्ट वीक में अगर मार्केट नीचे आता है तो। ऑटो में देख लेते हैं, ऑटो का वेटेज भी काफी अच्छा है इंडेक्स में। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि इसमें इंटरेक्टिव चार्ट में क्या बोलता है ऑटो का। जैसे टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, ये डेली से वीकली में जाते हैं। इसमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ये एक साइडवेज, ये चलने के बाद एक साइडवेज में हो गई है ये ऑटो। तो ये साइडवेज हो गई, तो इसको एक ब्रेकआउट अगर मिल जाए, तो ब्रेकआउट मिलने के बावजूद भी इसमें जो ऐसा है कि बहुत से स्टॉक ऐसे नहीं है कि चल जाएंगे। कुछ ही स्टॉक दिखेंगे, देखेंगे कि आपको चलने को है। अगर इसका टाइम फ्रेम थोड़ा सा चेंज कर दें तो इसमें बस मार्केट साइडवेज है, एक रेंज में फंसा हुआ है फार्म ऑटो। ये देखिए, एक रेंज में फंसा हुआ है, इस रेंज से बाहर इसको निकलने के साथ ही ये थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ऑटो थोड़ा सा पॉजिटिव है कंपेयर टू फार्मा। फार्मा तो एकदम आप रूल आउट कर दीजिए तो ज्यादा बेहतर है। अब इसमें जो है, अब थोड़ा सा हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि अब रियलिटी में क्या बोलते हैं हम लोग। आईटी को भी देख लेते हैं एक बार, रियलिटी को बाद में देखेंगे, आईटी को भी देखते हैं कि क्या है। आईटी में जो है हमारा, ये देखिए, आईटी में भी आरएसआई जो हमारा है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल है, एक सही पोजीशन पे है। लेकिन आईटी को हम लोग के जो जो ट्रेंड चल रहा है आईटी में, वो एकदम क्लियरली विजिबल है कि डाउन ट्रेंड में है। तो हम आईटी पे बिट करें? नहीं। ये जो आईटी का जो अभी जो देखने को मिल रहा है आपको, ये एक बाउंस बैक आप मान सकते हैं कि क्योंकि गिरने के बाद सीधे एकदम स्ट्रेट वे में नहीं जा सकती मार्केट नीचे, इसलिए थोड़ा सा ये बाउंस बैक लिया है। लेकिन इसको हम अभी इसमें बिड इसमें भी नहीं कर सकते आईटी में, क्योंकि एक बाउंस बैक है और बाउंस बैक पे बेट नहीं लिया जा सकता, इसमें ट्रेड नहीं किया जा सकता, है ना। तो एक ये चीज हो गया। एक एफएमसीजी है। देखिए, एफएमसीजी में जो मेरा मानना है, एफएमसीजी का, एफएमसीजी हैवी वेट है ना। और इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि इसका मूवमेंट बहुत स्लो है, ये बहुत धीरे धीरे मूव करती है। और आप चाहें कि अगर मान लीजिए कि मार्केट थोड़ा सा नीचे सपोर्ट दे, मार्केट थोड़ा सा नीचे जाए, तो अगर ये मुझे सपोर्ट दे दे तो ये मुश्किल है। तो मैं इसमें पर्सनली बिड नहीं करना चाहता एफएमसीजी में। मैं एफएमसीजी थोड़ा सा दूरी बना कर रखूंगा। तो मैं ना आईटी में बिड करना चाहता हूँ, ना फार्मा में बिड करना चाहता हूँ, एफएमसीजी में भी बिड नहीं करना चाहता, क्योंकि स्लो मूवर है, ये धीरे धीरे चलती है। तो इसमें प्रॉफिट बनाने के लिए काफी समय लग जाता है। अब हमारे पास बच गया है एक रियलिटी और एक कंज्यूमर ड्यूरेबल। तो रियलिटी को पहले देख लेते हैं कि रियलिटी में क्या सिचुएशन बन रहा है। रियलिटी को भी देखना जरूरी है, क्योंकि ये जो पिछले वीक से और काफी अच्छा समय से ऊपर ऊपर चल रही है। ये रियलिटी का चार्ट है और ये है वीकली चार्ट, ठीक है। अब देखिए रियलिटी में क्या है। रियलिटी में बहुत सुंदर चार्ट बना हुआ है, बहुत सुंदर स्ट्रक्चर बना हुआ है ना। और ये ब्रेकआउट दे चुका है हमें। लेकिन रियलिटी जैसे ही मार्केट ऊपर नीचे आएगी, रियलिटी थोड़ा सा प्रेशर फील करेगा और वो नीचे उतना अच्छे से नहीं चलेगी जितना चलना चाहिए था।
तो एक ये सिचुएशन है। अब इसका थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि और रियलिटी में क्या हो सकता है। तो रियलिटी में एक चीज़ देखिए जो मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये इसका आरएसआई है। आरएसआई कहाँ पर खड़ा है? आरएसआई एकदम टॉप पे खड़ा हुआ है और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि रियलिटी थोड़ा प्रेशर देगी और शायद ये ना चले नेक्स्ट वीक, अच्छे से ना चले, या मार्केट करेक्ट हो जाए तो फिर चले। तो इसमें ये कहने का मतलब है कि मैं रियलिटी पे भी वेट नहीं करूँगा। अब मेरे पास बच गया है कंज्यूमर ड्यूरेबल। कंज्यूमर ड्यूरेबल में क्या हो सकता है? एक फार्मा हो गया, एक सीडी हो गया, एक कंज्यूमर ड्यूरेबल। सॉरी, एक कंज्यूमर ड्यूरेबल है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में ठीक है, इसमें देखते हैं कि इसमें क्या बनता है डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल थोड़ा सा नीचे से बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है। ये कंज्यूमर ड्यूरेबल जो है सो यहाँ पर एक ऊपर चला, उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे आया और अब फिर से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। आरएसआई भी यही हमें इंडिकेट कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है कि हम थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कंज्यूमर ड्यूरेबल की कहानी है, एक ये सेक्टर है। तो अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो क्या हो सकता है? कंज्यूमर ड्यूरेबल देखिए यहाँ से एक सपोर्ट लिया है हमें यहाँ से, और ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये तोड़ के ऊपर चला जाए तो फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो कुल नेट नेट ये हो गया कि हमने कंज्यूमर ड्यूरेबल को देखा, फार्मा को देखा, ऑटो को देखा, आईटी को देखा, एफएमसीजी को देखा। फार्मा और एफएमसीजी को मैंने रूल आउट कर दिया। ऑटो में थोड़ा चांसेस बन रहा है और आईटी बाउंस बैक ले रहा है, तो बाउंस बैक पे हम लोग वेट नहीं कर सकते। तो ये सिचुएशन ये हो गया कि हम लोग निफ्टी में बेयरिश है, बैंक निफ्टी ऑलरेडी बेयरिश दिख रहा है, और चार्ट को अलाइन करते हैं तो भी वो बेयरिश दिखता है हमें। और सेक्टर में जब बेयरिश दिख रहा है तो हम लोग कुछ डिफेंसिव सेक्टर ही चुनेंगे, उसमें सीडी कंज्यूमर ड्यूरेबल सबसे ऊपर होगा। अब हम लोग थोड़ा सा जो इस बार हम लोगों ने कोशिश किया है कि गोल्ड और क्रूड ऑयल को एनालाइज करने का। एक बार गोल्ड को देख लेते हैं। सर गोल्ड में देखिए यहाँ पर क्या है कि गोल्ड में एक बाउंस बैक लेने की कोशिश हो रही है। गोल्ड में एक बाउंस बैक लेने की कोशिश हो रही है यहाँ से, क्योंकि गोल्ड नीचे है और थोड़ा सा ये बाउंस आ सकता है। लेकिन बाउंस आ सकता है तो इसमें ऐसा नहीं कि नीचे से बाई करेंगे, ऊपर ऊपर से बाई करेंगे, ऊपर से शॉर्ट मारेंगे। ऊपर से शॉर्ट मारना चाहिए, ना कि नीचे से बाई करना चाहिए। अगर ये डेली टाइम फ्रेम में देखें तो इसमें भी वही चीज दिख रही है। अब क्रूड ऑयल में क्या है, क्रूड ऑयल बहुत नीचे है, जब ऊपर जाए इसमें एक शॉर्ट मारिए, एक बाउंस आ सकता है। तो इसमें कुछ नेट नेट ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट थोड़ी सी बेयरिश है, थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहा है ऊपर से, और उसको नीचे आना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेटा और अकॉर्डिंग टू चार्ट। और सेंटीमेंट भी यही हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट को ऊपर आना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग जब जैसे ही हम लोगों ने सेक्टर पे एनालाइज किया तो हम लोगों ने कंज्यूमर ड्यूरेबल को थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग देखा, क्योंकि उसमें कुछ बेट किया जा सकता है। गोल्ड में भी एक बाउंस आने का चांसेस है और क्रूड में भी, लेकिन ऊपर से शॉर्ट ही मारेंगे, बाई नहीं करेंगे। तो ये सारा आज का समरी है कि हम लोग मार्केट में नेक्स्ट वीक के लिए बेरिश रहेंगे। जैसे ही मार्केट 24,000 और 28,800 के बीच से घूमेगी, वहां पर फिर हम लोग एक पॉजिटिव बिड ढूंढेंगे। और नेगेटिव बिड हम लोग इसलिए अभी नहीं ढूंढ रहे हैं क्योंकि मार्केट का प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है तो हम लोग नेगेटिव बिड नहीं ढूंढेंगे अभी फिलहाल के लिए। तो ये हो गया। और एक अनाउंसमेंट भी है कि मैं इसी मंथ से कोशिश कर रहा हूँ कि एक मेंटरशिप प्रोग्राम चालू करने का, लोगों को सिखाने का, कि जैसे मैं एनालाइज कर रहा हूँ वैसा आप लोग भी सीखें और खुद से अपना डिसीजन लें ट्रेडिंग का, कि कौन से बाय करना है, कौन सा नहीं करना है। कि आप इतना कैपेबल हो जाएं खुद में। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग को लगे कि ये करना चाहिए तो फिर मैसेज कीजिए और जुड़िए हमारे साथ लाइव एनालिसिस के लिए, मार्केट एनालिसिस के लिए भी। ये एक प्योरली एजुकेशनल वीडियो है, इसको मेरा रिकमेंडेशन नहीं मानिए। और आप जो भी बाय और सेल करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ ही करें, उनके रिकमेंडेशन पे ही करें। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।